तो जाहिर सी बात है आर्ग्यूमेंट जो है वो चुनाव आयोग के जो वकील हैं उनके पास कितने कम पड़ गए ये आज हमने देखा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। तीन खास मेहमानों को आते हैं। मेरे साथ यूसुफ अंसारी साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट है और बिहार से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका यूसुफ साहब। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, उनका भी बिहार से ताल्लुक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम। साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किसान नेता डॉक्टर सुनीलम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत में सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहूंगी, आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है आप उसको कैसे देख रहे हैं कि जो इस पूरा जो प्रोसेस था आपको नहीं लग रहा कि उस पर ही एक तरह से रोक लगा दी है? जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, मेरे ख्याल से कभी भी न्यायपालिका में जाते हैं तो वो कोई खेल नहीं होता जिसमें कोई एक जीतता है हारता है। वहां पर किसी चीज की न्याय की ढंग से परिभाषा की जाती है कि गलत परिभाषा किसने की है और सही परिभाषा क्या किसने की है। इसको इस रूप में देखना कि कौन जीता कौन हारा, ये क्रिकेट मैच नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि गलत परिभाषा और सही परिभाषा क्या होती है। दूसरी बात यह कि आज जो भी बेंच बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, हमें मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए कि 26 मई से 13 जुलाई तक इस साल भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो गर्मी की छुट्टी में रहता है। तो जब गर्मी की छुट्टी में रहता है तो केवल एक वेकेशन बेंच बैठता है, और वो वेकेशन बेंच इतवार को भी बैठता है क्योंकि कोई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। इसीलिए जो वेकेशन बेंच है वो मुद्दे को सुनता तो है, लेकिन वो कोशिश करता है कि किसी तरह का उसको निर्णय नहीं देना पड़े। वो चीजों को देखता है कि कितनी जल्दी है, कितनी अर्जेंसी है, कितनी इमरजेंसी है, वो देख के उस चीज को सुनवाई करता है। लेकिन वो क्योंकि वेकेशन बेंच होता है, वो छुट्टियों में बैठा हुआ होता है, इसीलिए वो विषय को सुनता तो है लेकिन वही अंतिम निर्णय नहीं देता। इसीलिए 13 जुलाई के बाद इसको अगला डेट दिया गया है 28 जुलाई का। इसका मतलब ही है कि फुल बेंच जिस समय गर्मी की छुट्टी खत्म होगी उस समय ये शुरू होगा। सबसे आश्चर्यजनक बात जो आपने बताई नहीं, लेकिन मैं बताता हूं। आज ना सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक बहुत अजीब दलील दी। जो कागज हमें उठते बैठते किसी को भी पूछा जाता है, यहां तक कि मर जाए तो स्मशान में भी जाके पूछ लेता है, वो आधार निराधार है। आधार को निराधार है करके बता दिया चुनाव आयोग ने। लेकिन चुनाव आयोग ने यही बात भाजपा की सदस्यता पर नहीं कही। मतलब आधार तो निराधार है, पर अगर आपकी भाजपा की सदस्यता है तो वो अपार है। इसी तरह का तर्क हुआ ना। ये तो तर्क, अगर आधार को आप निराधार बता रहे हैं और वो निराधार भाजपा की सदस्यता को नहीं बता रहे, इसका मतलब आप भाजपा के सदस्य हैं तो अपार है, लेकिन आधार आपका निराधार है। देखिए, होता यह है कि हमारे घर के बाहर हम अपनी प्राइवेसी को, अपनी गोपनीयता, अपनी निजता को रखने के लिए घर के बाहर दरबान भी लगाते हैं, गेट भी लगाते हैं, दरवाजा भी लगाते हैं, ताला भी लगा के रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को घर के अंदर आने से ज्यादा घर से बाहर रखना पसंद करते हैं, जो कि सही होता है। लेकिन जिस दिन मेरे घर में शादी होगी तो उस दिन ना तो दरबान होगा, ना तो गेट होगा, ना तो दरवाजा होगा, ना तो ताला होगा। ये सब हम हटा लेते हैं क्योंकि उस दिन हम लोगों को शामिल करना चाहते हैं, हम लोगों को बाहर नहीं करना चाहते हैं। चुनाव एक ऐसा उत्सव है जिसमें लोगों को बाहर नहीं रखना होता है, लोगों को शामिल करना होता है। इसीलिए आप पोलिंग बूथ पर जाइए, वहां न ताला होता है, न दरबान होता है, न गेट होता है, न दरवाजा होता है। तो बिहार में भाजपा सरकार के दबाव में केंचुआ जो कर रहा था वो लोगों को शामिल करने के बदले शामिल करने की प्रक्रिया नहीं थी, बाहर करने की प्रक्रिया थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे शामिल करने वाले कागज, जैसे आधार, जैसे राशन, जैसे चुनाव का एपिक जो चुनाव परिचय पत्र होता है, ये सब आप शामिल कीजिए, ऐसा मानने पर एक तरह से विवश कर दिया है। दूसरी बात ये चीज ये होती है कि किसी जो चीज है ही नहीं ना, उसको साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे बुशरा जी को, आपको जापानी नहीं आती है, आप साबित कीजिए। आप कैसे साबित करेंगे? जो आती ही नहीं है वो साबित करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको साबित कर सकता हूं जापानी में कोई प्रश्न पूछ के कि देखिए आपको तो जापानी आती नहीं है। तो आप ध्यान में रखना होता है कि आप भारत के आप किसी बाहर के देश के घुसपैठिया नहीं है, ऐसा साबित नागरिक कैसे करेगा? वो तो भारतीय है, उसको आप कह रहे हो कि आप घुसपैठिया नहीं हो, ऐसे साबित कर दो। वो कैसे साबित करेगा? साबित करने के लिए सवाल आपको करने पड़ेंगे, आपको तथ्य दिखाने पड़ेंगे कि आप भारत के नागरिक नहीं है।
चुनाव आयोग हो या भारत सरकार हो, वो किसी भी नागरिक को साबित कर दे कि वो भारत का नागरिक नहीं है। इसका एक मैं उदाहरण देता हूं। 2008 में बंबई बम हमला हुआ था, उसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ा गया था, अजमल कसब। उसको जब फांसी चढ़ानी थी ना, तो भारत की सरकार को यह साबित करना था कि वो भारत का नागरिक नहीं है, वो पाकिस्तान का नागरिक है। तो कोर्ट में भारत सरकार ने साबित किया कि वो आदमी भारत का नागरिक नहीं है। उसका काम कुछ नहीं है, आपको साबित करना है। तो अगर आज भारत की सरकार या चुनाव आयोग भारत के किसी नागरिक को जाके कहता है कि तुम घुसपैठिया नहीं हो, तुम बांग्लादेशी नहीं हो, हमको साबित करो, वो कैसे साबित करेगा? आप साबित करके बताओ ना कि वो घुसपैठिया है। तो इसीलिए ऐसे में आप नागरिक को नहीं पूछ सकते कि तुम साबित करो कि तुम घुसपैठिया नहीं हो। ये सरकार को साबित करना होगा कि मैं नागरिक नहीं हूं, जैसे अजमल कसब के केस में किया। इसीलिए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 3 मुख्य और मूल प्रश्न खड़े किए हैं चुनाव आयोग को, क्या उसमें जो पहला सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को इस तरह का एक्सरसाइज करने का अधिकार है? देखिए, एक होता है अधिकार, एक होता है जरूरत। हर पुलिस को पिस्तौल रखने का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको हर आदमी पर पिस्तौल चलाने का अधिकार है। चलाने की जरूरत नहीं है। आपके पास पिस्तौल है पुलिस के पास, इसका मतलब यह नहीं है कि पिस्तौल चलाने की जरूरत है। तो आपके पास क्या ये अधिकार है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या ये प्रक्रिया सही है, इस पर चर्चा होगी। और तीसरा क्या है कि क्या ये 1 महीने के अंदर आप इस काम को कर सकते हैं? 20 ओवर का मैच है, 150 रन आपको बनाने हैं, आप 19 ओवर तो मेडन खेलिए। 20वें ओवर में कहिए कि हम एक ही ओवर में 150 रन बनाएंगे, तो 19 ओवर मेडन क्यों खेला था? पिछले साल अगर 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और बिहार के 7 करोड़ मतदाता ठीक ठाक थे, उनके कारण आपको बैसाखी 2 मिल गई, आपकी सरकार बन गई, तो 1 साल तक चुनाव आयोग सोया हुआ था क्या? आज अचानक 1 महीना पहले उसको नींद जागी क्या? तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो आज हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत पर और प्रक्रिया पर, दोनों ही पर चुनाव आयोग से बहुत मुश्किल सवाल किए हैं कि क्या आपको यह अधिकार है। सैद्धांतिक रूप से आप अगर नागरिक नहीं है तो ये साबित करने का काम या ये पूछने का काम चुनाव आयोग का नहीं है। जैसे जज साहब ने कहा, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है किसी को भारतीय नागरिक नहीं है ऐसे बताना, चुनाव आयोग नहीं कर सकता। आप मतलब ड्राइवर डॉक्टरी का काम करे, डॉक्टर टीचरी का काम करे, टीचर वकील बन जाए, वकील पुलिस बन जाए, ऐसा नहीं होता है। पुलिस का काम पुलिस करती है, हर चीज का एक परिचय होता है। तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को सही सवाल किया है, सैद्धांतिक रूप से भी और प्रक्रिया में भी। और मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को इन तीनों ही सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। ये 3 में से एक भी सवाल को अगर वो ठीक से जवाब नहीं देंगे तो 28 तारीख के बाद मेरा ये मानना है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है एसआईआर नाम की, ये एसआईआर हिंदी में सर कहा जाता है, ये बेसिर पैर की काम, ये बेसिर और बेपैर का ये प्रक्रिया है, ये खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो बेसर पैर की जो सर वाली प्रक्रिया है ये खत्म हो जाएगी ऐसा लगता है। और क्योंकि जिस तरह के प्रूफ जो है मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये सबसे बड़ा सवाल था। टाइमिंग को लेकर, जो कम टाइम दिया गया है उसको लेकर, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और जिन डॉक्यूमेंट्स को अलग रखा गया है उस लिस्ट से, उस सब पर सवाल था। और आज उन तमाम सवालों को लेकर चुनाव आयोग को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फंसा दिया है कि इनको आप शामिल करिए, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आप वैलिड रीजन इसका बताइए। जाहिर सी बात है उनके पास इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं, हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया ना, आज मैंने कह दिया कि आधार को मैं निराधार मानता हूं, तो हो सकता है चुनाव आयोग अगले बार कह दे कि आधार से हमें कोई लेना देना नहीं है और राशन कार्ड से भी हमें लेना देना नहीं है। लेकिन जो चुनाव परिचय पत्र, जो ईपिक है, वो तो चुनाव आयोग ने ही लोगों को दिया है। तो जो चुनाव आयोग ने खुद लोगों को दिया है, चुनाव आयोग कैसे कहेगा कि मैंने नहीं दिया है, वो गलत है। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर जाके फंसने वाला है, इन लोगों का पेच वहां पर फंसेगा, क्योंकि खुद दिया हुआ चीज को आप नहीं कह सकते ना कि आप गलत हैं। दूसरी बात इसमें, जिस तरह से सुनीलम जी ने कहा कि राजनीतिक दल अपने ढंग से दबाव बनाएंगे, लेकिन जनता के नाते हमें कुछ चीजों के बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नागरिकता को मेरी नागरिकता नागरिक को साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं भारत का नागरिक हूं ऐसे साबित करने के लिए मुझे कोई किसी कागज की जरूरत नहीं है। नागरिक भारत में पैदा होते ही भारत का नागरिक बन जाता है। अब अगर किसी को आपत्ति है तो उसका काम है, सरकार का काम है, किसी को आपत्ति है
तो वो तथ्य सामने लाए और कहे कि मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूं। आप नागरिक को नहीं पूछ सकते कि तुम यहाँ के नागरिक हो, ऐसा बताओ। नागरिक वहां का नागरिक नहीं है, ये बताने का काम सरकार का काम होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से आज जज साहब ने बहुत अच्छे से उस चीज को समझा दिया कि ये जो आप कर रहे हो ये तो चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर की चीज है, ये तो उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। कोई नागरिक है या नहीं, किसी की नागरिकता रद्द करना चुनाव आयोग का तो काम नहीं है, होम मिनिस्ट्री का काम है। दूसरी बात, एक बहुत रोचक बात, दिलचस्प बात जज साहब ने कही कि आप ये जो 11 कागज मांग रहे हैं, ये कागज तो मेरे पास भी नहीं है। तो असल में जज साहब ये कह रहे थे और गंभीरता से वो कह रहे थे, जिस चीज को हमें समझना चाहिए कि एक होती है प्रक्रिया और दूसरी होती है उस प्रक्रिया से निकलने वाला पदार्थ। चाय अपने आप में प्रोडक्ट है, लेकिन चाय बनने से पहले चाय बनने का एक प्रोसेस होता है। आप प्रक्रिया पर अगर सवाल उठाएंगे तो आप कभी कभी पदार्थ को आप सही ठहरा देते हैं अनजाने में। जहर बनाने के तरीके को आप अगर कहेंगे कि गलत है, तो अगली बार वो सही तरीके से और ज्यादा घातक जहर बनाएगा। जहर बनाने की तुमको जरूरत क्या है, यही सवाल आप अगर पूछोगे कि जहर बनाने की जरूरत क्या है, तो उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया पर सवाल कम करना चाहिए। क्यों जरूरी है भैया? अगर पिछले साल यही 7 करोड़ लोग नागरिक क्या कहते हैं बिहार में वोट देके वो सही साबित हो गए थे, तो इस साल वो उनमें से 2 करोड़ या 3 करोड़ या 50 लाख कितने कितने भी लोग गलत कैसे साबित हो जाएंगे? तो इसमें प्रक्रिया से ज्यादा पदार्थ का सवाल है। जो मुख्य सवाल है, सबसे पहला सवाल इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा से फ्रेम किया है। उसने ये पूछा है कि क्या चुनाव आयोग को ये करने का अधिकार है, वेदर दे हैव द पावर टू डू दिस एक्सरसाइज। मतलब स्पष्ट है कि क्या कहीं चुनाव आयोग अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके तो यह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यह संविधान बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ करना नहीं होता है। मैं अगर यहाँ का नागरिक नहीं हूं तो सरकार साबित करे कि मैं नागरिक नहीं हूं, जैसे अजमल कसब के केस में साबित कर दिया कि वो पाकिस्तानी नागरिक है। तो आप सरकार को ना साबित करना। यहाँ पर ऐड कर रही थी मैं जी कि जज साहब ने पूछा कि आधार कार्ड नागरिकता के लिए नहीं हो सकता है, यह आपका काम नहीं, गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग ने कहा कि हमें समय दें, अभी प्रक्रिया चल रही है, पता नहीं कि कितने लोग बाहर होंगे। कपिल सिब्बल ने फिर कहा कि संविधान के आर्टिकल 10 और 11 में लिखा है कि सिटीजन बनने के लिए 3 कैटेगरी है। चुनाव आयोग कहता है कि हर व्यक्ति जो 18 साल और भारत का नागरिक है वो वोटर बन सकता है। तो फिर चुनाव आयोग कैसे पूछ सकता है कि अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप वोटर नहीं बन पाएंगे या वोट आप नहीं कर पाएंगे। ये हैरानी की बात है कि जो 11 दस्तावेज उसके आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की बात कही गई है वो बहुत कम लोगों के पास है। यानी कि पूरा आप ये देखिए कि एक तरह का आधार जो है वो यहाँ पर कपिल सिब्बल ने रख दिया है कि 18 साल के अगर आप हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप वोटर बन सकते हैं। फिर ये चुनाव आयोग कैसे पूछ रहा है कि आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप वोटर नहीं बन पाएंगे। तो ये जो जिस तरह के तर्क जो है उसमें दिए गए हैं सिद्धार्थ जी, लग रहा है कि चुनाव आयोग इसमें फंसा तो है आज, इसीलिए थोड़ा आए बाएं शाएं भी करता हुआ कोर्ट में नजर आया और कहा कि हमें और वक्त की जरूरत है। देखिए, कोई भी नागरिक 2 ही स्थिति में वो वोटर नहीं रहता है, या तो वो मर जाए और चुनाव आयोग के पास उसका डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए कि ये आदमी अब जिंदा नहीं है, तब उसका नाम वोटर लिस्ट से कटता है। या तो वो आदमी खुद चुनाव आयोग में एक फॉर्म होता है, शायद वो फॉर्म 6 या 7 होता है, वो चुनाव आयोग मतलब में दे दे कि मैं अपना मेरा रिहाइश पहले यहाँ था, मैं अब दूसरे जगह का नागरिक बन रहा हूं, इसीलिए मैं अपना वोटर कार्ड सरेंडर कर रहा हूं। तो कोई भी आदमी का नाम वोटर लिस्ट से तभी कटता है जब या वो आदमी मर जाता है या खुद वो एप्लीकेशन खुद ही अर्जी डालता है। कोई तीसरा एंटिटी, कोई तीसरी इकाई आके आपकी नागरिकता या आपका वोटर कार्ड रद्द नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे ख्याल से आपके डीबी लाइव कार्यक्रम में शायद 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत वरिष्ठ वकील थे, शायद प्राचा जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि कोई भी आके चुनाव आयोग अगर किसी बिहार की जनता को, नागरिक को पूछे भी इस तरह का कागज, तो देने की जरूरत नहीं है, उनको नमस्कार करके भगा दीजिए कि ये सवाल आप पूछ ही नहीं सकते। क्योंकि जब आप कोई कागज अगर दे देंगे उनको, तब वो चुनाव आयोग कहेगा कि देखो तुमने ये जो कागज, तुमने अर्जी डाल दी, इसीलिए इस अर्जी में गलतियां हैं, इसीलिए तुम्हारा वोटर कार्ड कैंसिल होगा। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अच्छा जो निर्णय लिया है, आधार अपनी जगह पर है, अपना राशन कार्ड अपनी जगह पर है,
चुनाव आयोग के वकील के नाते मैं अगली सुनवाई में ये कह सकता हूं कि आधार तो मैंने नहीं दिया था, राशन कार्ड मैंने नहीं दिया था, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो मैं मान्य नहीं करूंगा। लेकिन जो वोटर कार्ड ऑलरेडी चुनाव आयोग ने दे दिया है, वो चुनाव आयोग खुद नहीं कह सकता ना कि मेरे वोटर कार्ड जो 2024 में जिसको दिया था मैंने, आज वो वोटर कार्ड में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो तो आप नहीं कह सकते ना, शादी होने के बाद आप अपनी पत्नी को मेरी पत्नी नहीं है नहीं कह सकते ना। तो हो गई है तो हो गई है, तो आप मना नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने और ये बात सही है कि जिस तरह से सुनीलम जी ने कहा कि जुडिशियरी और न्यायपालिका भी चाहती है कि अनावश्यक टकराव व्यवस्था के साथ न हो, इसीलिए वो क्या कहते हैं, देहरी पर दीपक वाला काम करती है। थोड़ा बहुत उजियारा इधर भी रहता है, थोड़ा बहुत अंधियारा उधर भी रहता है। वो किसी को बहुत ज्यादा डांट फटकार करने की कोशिश नहीं करती है। वो करती ये है, हमने ये चीज इलेक्ट्रल बॉन्ड केस में भी देखा था, प्याज की परत की तरह ना एक एक करके अगर आप खोलते चले जाते हैं तो धीरे धीरे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, पूरा का पूरा पाखंड एक्सपोज हो जाता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के 3 सवाल चुनाव आयोग से कर दिए हैं, जिसका जवाब उनको हाँ या ना दोनों में ही देने में दिक्कत होने वाली है। हाँ भी देंगे तो दिक्कत है, ना भी देंगे तो दिक्कत है। इसीलिए, और ये हमें पता है, ये तो सैद्धांतिक रूप से, मतलब सार्वजनिक रूप से व्यवहारिक बात है कि भारत के, खास करके बिहार के हर नागरिक के पास या तो पहले का वोटर कार्ड होगा, या तो राशन कार्ड होगा, या तो आधार कार्ड। तो ऐसा है कि हर आदमी के पास होता ही है। अब अगर ये तीनों कार्ड को अगर मंजूर कर लिया जाएगा तो मेरे ख्याल से इसमें से ज्यादातर वोटर भारत, क्या कहते हैं, बिहार के 99% वोटर तो इसमें कवर हो ही जाएंगे। 1-8% अगर किसी दूसरे कारण से छूट जाए तो अलग बात है। लेकिन आधार, पुराना वोटर कार्ड और ये जो राशन कार्ड है, ये तीनों जो मुख्य कागज सबके पास होते हैं, इसी को जो उन्होंने बाहर रखा, तो इसी को कहते हैं कि दिस वाज एन एक्सरसाइज इन एक्सक्लूजन, whereas इलेक्शन प्रोसेस इज एन एक्सरसाइज इन इंक्लूजन। चुनाव होते हैं लोगों को शामिल करने के लिए। इन्होंने जो शामिल करने वाले 3 मुख्य कागज हैं, उसी को बाहर करके इस पूरी चुनाव में लोगों को शामिल करने के बदले लोगों को बाहर करने का जो खेल रचने की कोशिश की थी, मेरे ख्याल से उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी तरह से पानी फेर दिया है। इनके पास अब कोई चारा नहीं रहेगा। आने वाले चुनाव मेरे ख्याल से ज्यादा कमोबेश यही होगा कि पिछले चुनाव में जिन जिन लोगों ने 2024 के लोकसभा में वोट डाले थे, मेरे ख्याल से उन सभी वोटरों का तो वोट पड़ ही जाएगा। जो नए वोटर हैं, वो तो खैर, जो भी नए वोटर हैं जो 18 साल का उम्र 2024 चुनाव के बाद पार किए हैं, उनको तो जो भी कागज देना है वो देके अपना वोटर कार्ड बना लेंगे। लेकिन मुझे अब नहीं लगता है कि 2024 के लोकसभा में जिस जिस वोटर ने भी वोट किया था, उसका वोट अब कटेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है।